हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिगेटिव सोल। ये डार्क वेब स्टोरी है एक एनोनिमस डार्क वेब यूज़र की, जिसने अपने हॉरिबल डार्क वेब एनकाउंटर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। जैसे कि मैंने बताया है कि एक एनोनिमस यूज़र की आप बीती है, इसलिए हमारे पास उस यूज़र की कोई पर्सनल डिटेल नहीं है, लेकिन उसकी हॉरर स्टोरी हमारे पास है। इसलिए मैं इस स्टोरी को उस एनोनिमस यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा, जिसका टाइटल है डीमन ऑफ द डार्क वेब, an anonymous story. There was a guy on internet who calls himself demon of the dark web. मुझे नहीं पता था कि वो आदमी सच में कोई डीमन था या नहीं, या फिर डीमन जैसी कोई चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं। आई रियली डोंट नो, आई ओनली नो दैट ही वॉज डार्क एंड ईवल। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने कुछ बहुत ही खराब और भयानक चीज़ें बहुत सारी औरतों लड़कियों के साथ की थी। उसने ऑलमोस्ट हर एज की लड़की और औरत को अपना शिकार बनाया था, इंक्लूडिंग मी। वो आदमी एक बहुत ही बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग का एक हिस्सा था, जो कि डार्क वेब पर ऑपरेट की जाती थी। जिस वेबसाइट पर ये रिंग ऑपरेट की जाती थी, उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने टेक डाउन कर दिया था, जिस वजह से वो आदमी कहीं अचानक से गायब हो गया था। लेकिन मैंने सुना है कि अब वो वापस आ चुका है। मैं ये सारी बातें इसलिए जानती हूँ बिकॉज आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज प्रे। मैं कुछ सालों पहले सैन फ्रांसिस्को में होमलेस थे। अगर तुम लोग इस एरिया में होमलेस लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, देन लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट टू यू। मैं सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में शिफ्ट हो गई थी, ये सोचकर कि मेरा हमेशा से कोस्ट लाइन के आसपास रहने का सपना था, और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली सैन फ्रांसिस्को ही वो जगह थी जहाँ पर आकर मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ धीरे धीरे मुझसे छिन गया। मेरे पास जितने रुपए थे वो सब खत्म हो गए और मैं सड़कों पर आ गई, और कुछ सालों तक मुझे सड़कों पर ही रहना पड़ा। खुला आसमान ही मेरी छत था और ज़मीन ही मेरा बिस्तर था। मैं होमलेस इसलिए नहीं थी कि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी या फिर बहुत ज़्यादा लेजी थी। मैं काफ़ी मेहनती थी और मेरे पास जॉब भी थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपने घर पर रहने के लिए ऑफर भी किया था, बट हर लैंडलॉर्ड डिडंट अलाउ अनदर पर्सन टू स्टे इन दैट हाउस। कभी कभी मैं चोरी छुपे अपनी उस फ्रेंड के घर पर रुक जाया करती थी, बट अक्सर ही मुझे होमलेस लोगों के साथ सड़कों पर ही सोना पड़ता था। सड़कों पर जितने भी होमलेस होते थे उनमें से बहुत सारे मेंटली इल होते थे या फिर वो लोग ड्रग एडिक्ट होते थे। फिर आते हैं कुछ हम जैसे लोग जो कि जीने के लिए सच में काम करते हैं, मेहनत करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, बट हम इतना नहीं कमा पाते हैं कि इतने महंगे रेंटल होम्स को अफोर्ड कर सकें। इसलिए ये भी एक रीज़न है हम जैसे लोगों का होमलेस होने का। आई मीन 4,000 या फिर $5,000 पर मंथ का रेंट भला कौन अफोर्ड कर सकता है, जबकि हमारी खुद की कमाई $10 पर आवर से ज़्यादा की नहीं होती है। Anyways, we live in our cars or tents and shower at the health clubs that we have membership at. हमारे पास सेल फोन्स होते हैं और लैपटॉप्स होते हैं जिन्हें हम लाइब्रेरीज का फ्री वाईफाई यूज़ करके चलाते हैं। हम वेदर के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं। जब ठंड ज़्यादा होती है तो हम ऐसे सिटीज़ में मूव कर जाते हैं जहाँ पर ठंड थोड़ी कम होती है, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तब हम ऐसी सिटीज़ में मूव कर जाते हैं जहाँ पर गर्मी कम होती है। हम ऐसे बंजारों की तरह एक शहर से दूसरे शहर में घूमते रहते हैं। किसी किसी शहर में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी उन सिटीज़ में ज़्यादा वक्त के लिए रुक जाते हैं। लेकिन सब जगह एक बात बिल्कुल सेम रहती है कि रिसोर्सेज हर जगह लिमिटेड हैं और उनका कंजप्शन करने वाले लोग अनलिमिटेड हैं। इसलिए हमें कहीं कम तो कहीं ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वी आर अ टाइट ग्रुप वॉचिंग ओवर ईच अदर्स बिलोंगिंग्स व्हाइल वी वर्क। विंटर सीजन में कभी कभी हम होटल रूम्स रेंट पर ले लेते हैं और उन रूम्स को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बिकॉज होमलेस शेल्टर्स या तो अक्सर फुल होते हैं या फिर उनके कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें हम में से बहुत से लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं। दिस शेल्टर्स ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मीन पीपल। मीन पीपल आर एबल टू स्टे बिकॉज दे चेज अस आउट, और यही होती है एक होमलेस पर्सन की लाइफ, कोल्ड एंड ब्रूटल, जो कि इस वक्त मैं जी रही थी। बट इफ यू कैन सर्वाइव इट यू कैन सर्वाइव एनीथिंग। जब हम होमलेस होते हैं तब हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, और किसी से फ्रेंडशिप करते वक्त भी उतना ही ज़्यादा सावधान रहना होता है, बिकॉज ऐसी जगहों पर बहुत सारे ऐसे शेडी पीपल होते हैं जो कि आपके ग्रुप में घुस जाते हैं और फिर वो आपके करीब आने लगते हैं, आपका भरोसा जीत लेते हैं, और जब आप अपनी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में होते हैं तब वो लोग आपको अपना शिकार बनाते हैं। इन्हीं शेडी पीपल में से एक मेरा दोस्त था, टॉम। नहीं, ये उसका असली नाम नहीं है। मैं उसका असली नाम तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने उसका असली नाम तुम्हें बता दिया तो वो मुझे फिर से ढूंढने की कोशिश करने लगेगा। इसलिए हम उसको यहाँ पर सिर्फ टॉम के नाम से ही बुलाएंगे। टॉम की और मेरी दोस्ती कैसे हुई ये काफ़ी लंबी कहानी है,
इसलिए हम इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे जो कि टॉम ने इन रियलिटी मेरे साथ किया था। टॉम अक्सर मुझसे मेरा मोबाइल बोरो किया करता था। वो हमेशा कहता था कि उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है या फिर उसके मोबाइल में रिसेप्शन नहीं आ रहा है और उसे मेरा मोबाइल चाहिए जिससे कि वो एक कॉल कर सके, जो कि काफ़ी अर्जेंट है। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, आई बिलीव्ड हिम। मुझे अब ऐसा लगता है कि वो मेरा मोबाइल इसलिए लिया करता था जिससे कि वो मेरे मोबाइल में किसी तरह की रूट किट या फिर मालवेयर डाल सके और उसको मेरे मोबाइल का पूरा एक्सेस मिल सके। आई थिंक ही वॉन्टेड टू कमांड मी एंड मैस विद माई एप्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस। जब उसने मेरा मोबाइल बोरो करना शुरू किया था तभी से मेरे मोबाइल में अजीब अजीब से कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। कभी कभी तो मेरे मोबाइल की गैलरी में अजीब अजीब पिक्चर्स हुआ करते थे। इसी तरह एक दिन मैं अपने मोबाइल की पिक्चर गैलरी में फोटोज देख रही थी और मैंने देखा कि पिक्चर गैलरी में कुछ फोटोज हैं दैट आई रिमेम्बर्ड आई हैड नेवर टेकन। पिक्चर गैलरी में मेरे कुछ पोस्ट देती हुई पिक्चर्स थी और सच में मुझे उन पिक्चर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आई एम टोटली ब्लैंक अबाउट दोज इमेजेस। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत सारी पिक्चर्स लेती हूँ, तो हो सकता है मैं किसी रात शराब के थोड़े से नशे में हूँ और तब मेरी पिक्चर्स ली गई हूँ, जिस वजह से मुझे इन पिक्चर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बट देन द एयर वेंट स्टिल जब मैंने पिक्चर गैलरी में अपनी सोते हुए पोज में एक फोटो देखी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या किसी ने मेरी जानकारी के बिना मेरा मोबाइल लिया और सोते वक्त मेरी पिक्चर ली। बट हाउ? I have wristband attached to my phone when I sleep, so no one can actually steal it. wristband से इस एंगल से इस टाइप की फोटो नहीं ली जा सकती है। ये देखकर I was just shocked and then I started to go through more pictures and I realized there were dozens of pictures of me sleeping in the hotel rooms. They stared it. The most shocking thing was that पिक्चर गैलरी में मेरी कुछ ऐसी फोटोज थी जिसमें मैं बाथरूम में शॉवर ले रही थी और कुछ फोटोज में तो मेरी टॉयलेट में बैठे हुए पिक्चर्स थी। मैं बस पिक्चर गैलरी में फ़ोटोज़ को स्क्रॉल करती जा रही थी एंड जैसे जैसे मेरे सामने मेरी फ़ोटोज़ आती जा रही थी वैसे वैसे मेरा डर हर स्क्रॉल के साथ बस बढ़ता जा रहा था। आई वॉज गेटिंग मोर हॉरिफाइड देन एवर। उस हर पिक्चर में जिनमें मैं थी उन फोटोज़ में एक खास पोर्शन ब्लरी हुआ करता था। ऐसा लगता था जैसे कि फ़ोटोज़ के उन पोर्शंस में कोई इंसान है जो कि ब्लरी होने की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा है। उन ब्लरी पिक्चर्स में ज़रूर कोई था जो कि मेरे साथ था, बट इन दोज पिक्चर्स वी वर डूइंग थिंग्स दैट आई डोंट इवन रिमेंबर। मुझे अच्छे से याद है उस वक्त मैं शादीशुदा नहीं थी और ना ही किसी से मेरे कोई फिजिकल रिलेशंस थे, बिकॉज यू नो एसटीडीएस स्टफ एंड ऑल। मेरे मोबाइल में पिक्चर्स के अलावा कुछ वीडियोस भी थी। ओ माय गॉड, दोस वीडियोस, वो शॉर्ट क्लिप्स थे। लगभग 10 शॉर्ट क्लिप्स उस वक्त मेरे मोबाइल में रही होंगी जिनकी ड्यूरेशन 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड्स तक की थी। उन वीडियोस क्लिप्स में बहुत सारे लोगों की अजीब अजीब आवाज़ें थीं जो कि उन वीडियोस के बैकग्राउंड में चल रही थीं। इन वीडियोस में ये आवाज़ें सुनने में काफ़ी स्लो और डेमोनिक फील हो रही थीं। उन वीडियोस में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, बिकॉज वो वीडियोस काफ़ी डार्क थीं। उन वीडियोस को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी औरत को या फिर लड़की को चैन से बांध रखा हो और वो लड़की दर्द में करा रही थी। मुझे इन वीडियोस को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन वीडियोस में एक्चुअली हो क्या रहा था। बट एक बात मुझे बिल्कुल क्लियर थी कि ये सब मेरे मोबाइल में तब होता था व्हेन आई हैड टोटल ब्लैकआउट्स ऑन द नाइट्स। कुछ क्लिप्स में कुछ लोग थे जिन्होंने गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो लोग उन क्लिप्स में मुझे स्ट्रेंज बिल्डिंग्स की तरफ गाइड कर रहे थे और मैं उन बिल्डिंग्स के अंदर जा रही थी। देन वीडियोस वेंट डार्क एंड आई कुडंट सी एनीथिंग इन दोज वीडियोस। उन क्लिप्स में भी वही डेमोनिक वॉइस और किसी को कोड़े लगाने की आवाज़ें आ रही थी। आई स्टिल कैंट रिमेंबर अबाउट एनी ऑफ दिस, हाउ कुड इट बी हैपन। जब जब मुझे ब्लैकआउट्स हुआ करते थे तब तब हमारे होमलेस कैंप के पास एक अजीब सी बदबू फैल जाया करते थे। सब कहते थे कि गवर्नमेंट बैड बग्स और दूसरे पैरासाइट्स को ख़त्म करने के लिए किसी एंटी पैरासाइट का स्प्रे करती है, बट आई न्यू बेटर। ये वो नहीं था जो वो सोच रहे थे। ये बदबू ज़रूर उन इंसिडेंट्स से जुड़े हुए थे जो मेरे साथ तब होते थे जब मैं रात में ब्लैकआउट हो जाया करते थे। मैंने नोटिस किया कि वो फोटोज़ और वीडियोस मेरे मोबाइल में हर महीने अपने आप ही अपीयर हो जाया करते हैं। मैं उन फोटोज़ को या फिर वीडियोज़ को चाहे जितनी बार भी डिलीट क्यों ना कर लूँ, बट वो फोटोज़ और वीडियोज़ हर महीने एग्जैक्ट सेम वीक, डे और टाइम पे मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाया करते थे। फिर मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ड्रग्स नहीं लिए हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभार शराब पीकर टल्ली हो जाया करते थे, बट ये बहुत पहले की बात थी। मैंने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी ड्रग्स नहीं लिए हैं। मैंने अपनी लाइफ में बस एक बार जॉइन किया था, बट वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे दोबारा ट्राई नहीं किया। सो आई कैन से दैट आई नेवर डिड एनीथिंग हार्डर। Even if someone was drugging me, I wouldn't know. But I can tell you that some nights of blackouts were more like dream for me.
फॉलोइंग सम क्रिएचर। उन सपनों में हमेशा मुझे एक डेमोनिक वॉइस सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कि किसी टेप रिकॉर्डर पर बेहद धीमी आवाज में कोई मंत्र चल रहे हो, जैसे किसी को सम्मन किया जा रहा हो। मेरे सपने में जो क्रिएचर आता था वो देखने में लाल रंग का था। उसकी आंखें देखने में ऐसे थीं जैसे कि उसकी आंखों में बेहद ही गुस्सा भरा हो, और वो मुझे बिना अपनी पलक के झपकाए बस घूरता रहता था। वो क्रिएचर मुझे सपने में कमांड देता था कि मैं अपने कपड़े उतारूं और जमीन पर लेट जाऊं। मुझे धुंधला धुंधला याद है कि उसने मुझे खड़े खड़े किसी चीज पर बांध दिया था, और फिर जिस रूम में उसने मुझे बांधा था उसमें कुछ लोग आकर मेरे चारों तरफ खड़े हो गए। एंड दिस इज ऑल आई रिमेम्बर। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उसके बाद मेरे साथ उस सपने में क्या हुआ था। एक दिन मेरे मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज अपीयर हुआ जिसमें मुझसे कहा गया था कि मुझे किसी से मिलना है जिसका नाम है DDW, जो कि शॉर्ट फॉर्म है डीमन ऑफ द डार्क वेब की। जैसे ही मैंने ये मैसेज पूरा पढ़ा वैसे ये मैसेज अचानक से गायब हो गया। मैंने इस मैसेज को बहुत ढूंढा बट मुझे ये मैसेज दोबारा नहीं मिला। आई थिंक जब मेरी फोटोज ली जाती थी उस वक्त मैं शायद हिप्नोटाइज्ड हो जाया करती थी। वो मुझे हिप्नोटाइज कैसे करते थे वेल आई डोंट नो, but this is the only explanation regarding my blackouts. Most of the images in my phone were taken during these times. That's why I hadn't clue about any of these images. I think इसी hypnotized वाली स्टेज में वो लोग मुझे उस क्रिएचर से मिलवाया करते थे जो कि मुझे एक सपने की तरह लगा करता था। मेरे मोबाइल में अक्सर ही उस DDW से मिलने के मैसेजेस आते रहते थे, पर जैसे ही मैं उन मैसेजेस को रीड करती थी वैसे ही वो मैसेजेस मेरे मोबाइल से डिलीट हो जाया करते थे। आई थिंक वो उन मैसेजेस की कोडिंग इस तरह से करके भेजते थे कि एक बार उन मैसेजेस को पढ़ने के बाद वो मैसेजेस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं, जिससे कि मैं पुलिस के पास कोई प्रूफ लेकर ना जा सकूं। मेरे मोबाइल में किसी का भी नंबर DDW के नाम से फीड नहीं था, और ना ही किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका यूजर नेम DDW हो या फिर डीमन ऑफ द डार्क वेब हो। इन सभी चीज़ों की वजह से मैं पागल से होने लगी थी। मुझे लगने लगा था जैसे कि पूरी दुनिया ही मेरे अगेंस्ट हो गई हो। आई डोंट नो ये सब किसी दवाई की वजह से हो रहा था जो कि मुझे सीक्रेटली दी जा रही थी, या फिर ये सब कुछ सच में हो रहा था। हर कोई मुझे दुश्मन नजर आ रहा था, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी मुझे दुश्मन ही नजर आ रहे थे। फिर एक दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा बिकॉज माई लेडी पार्ट्स वर हर्टिंग एंड हैविंग प्रॉब्लम्स। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो गई हैं, एंड आई वॉज शॉक्ड एट देयर। मैंने डॉक्टर से कहा इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज मैं काफ़ी लंबे वक्त से सेक्सुअली एक्टिव थी ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी ये बात सुनकर डॉक्टर ने ऐसे अपना सिर हिलाया जैसे कि मैं झूठ बोल रही थी, और फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ क्रीम्स लेने के लिए प्रिस्क्राइब किया। ये सब देखने के बाद मुझे खुद पर हैरानी होने लगी कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को ये सब बताऊंगी तो मेरा कोई भी यकीन नहीं करेगा। और तब एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मेरी फ्रेंड अपना मोबाइल बिल देने के लिए गई थी और कंपनी ने उससे कहा कि किसी एनोनिमस सोर्स ने उसका मोबाइल बिल पे कर दिया है। उसने मुझे बताया कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि भला उसका फ़ोन बिल कोई और क्यों भरेगा। उसे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि कंपनी से कोई मिस्टेक हो गई है और किसी ने गलती से उसका बिल अपनी जगह डिपॉजिट कर दिया है। मेरी फ्रेंड ने कंपनी को रुपए देने की बहुत कोशिश करी, बट कंपनी ने रुपए लेने से मना कर दिया क्योंकि उसका फ़ोन बिल पहले ही पे किया जा चुका था और कंपनी को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका फ़ोन बिल किसने भरा है। और तभी मेरी फ्रेंड के पास फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो गई। वो फ़ोन कॉल्स के पास मेरे लिए आते थे। एक्चुअली मेरी फ्रेंड के पास जो मोबाइल नंबर था वो पहले मेरे पास हुआ करता था, बट एक दिन मेरा मोबाइल एक्सीडेंटली कहीं खो गया और कंपनी ने मेरा वो नंबर कैंसिल कर दिया। कुछ दिनों के बाद कोइंसिडेंटली मेरा वही नंबर मोबाइल कंपनी ने मेरी फ्रेंड को अलॉट कर दिया। इन कॉल्स के आने के कुछ दिनों के बाद ही मेरी फ्रेंड को ब्लैक मर्सिडीज बेंज कार में कुछ आदमी फॉलो करने लगे। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने हिम्मत करके उस कार को रोका और जैसे ही वो उस कार के पास गई वैसे ही वो लोग एकदम से अपनी कार लेकर भाग गए और फिर मेरी फ्रेंड ने उन लोगों को दोबारा कभी नहीं देखा। मेरी और मेरी फ्रेंड की हाइट पर्सनैलिटी देखने में एक जैसी है। मेरे भी डार्क हेयर हैं और उसके भी डार्क हेयर हैं, सो मे बी दे वर ट्रैकिंग माई फोन नंबर एंड थॉट शी वॉज मी। आई डोंट नो, आई एम नॉट क्रेजी, बट ये जो कुछ भी हो रहा था तब से होना बंद हो गया जब पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा जो कि मेरी फ्रेंड को कॉल कर रहा था और पुलिस का क्लेम था कि ये वही आदमी है जो मेरी फ्रेंड को कॉल करता है और उसको फॉलो करता है। मैंने सोचा कि ये आदमी जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है ये कोई सरफरा इंसान होगा और ये मुझे परेशान करने के लिए ये सब अजीब और गरीब हरकतें कर रहा होगा। बट फाइनली ही वॉज अरेस्टेड एंड नाउ आई कैन लिव इन पीस। ऐसा मैंने सोचा था, बट ये मेरा भ्रम था। जब मैंने अच्छे खासे रुपए सेव कर लिए तब मैंने ये सोचा कि अब मुझे सड़कों पर ऐसे होमलेस बनकर नहीं रहना है, इसलिए मैंने उस सेव्ड मनी से एक अपार्टमेंट खरीद लिया। एंड फाइनली मुझे फील हुआ कि मेरी लाइफ अब शायद ट्रैक पर आ जाएगी, बट हियर आई वॉज रॉन्ग। वो सपने मुझे अभी भी आ रहे थे जिनमें मैं उन खाली बिल्डिंग्स में जाती थी जहाँ पर मुझे वो अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता था।
अब मैं ये तो समझ गई थी कि जगह चेंज करने से मेरे हालात नहीं बदलेंगे, बट अब एक स्टेप और आगे जाकर मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मुझे मेरे बैग में एक अजीब सा सफ़ेद रंग का पाउडर मिलने लगा था। जैसे ही मैं अपने बैग को खोलती थी वैसे ही मेरे फेस पर एक जोरदार झटके के साथ वो पाउडर उड़कर चिपक जाता था। मुझे अच्छे से याद है, जब वो पाउडर मेरे फेस पर उड़कर आता था तब मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाया करती थी और मैं अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि मैं अपनी आंखों की मूवमेंट तक नहीं कर पाती थी और मैं बस अपने सामने की दीवार को घूरती रहती थी। मुझे ऐसा फील होता था जैसे कि मैं किसी की कमांड मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ और जैसे ही मुझे कमांड मिलेगी वैसे ही मेरी बॉडी शायद मूव करने लगेगी। बट मैं लगातार 4-5 घंटे तक बस उस दीवार को ही घूरती रहती थी और मैं इतनी देर तक बिना पलक झपकाए और बिना किसी बॉडी मूवमेंट के बस ऐसे ही सस्पेंड रहती थी। मुझे काफ़ी डर महसूस हुआ करता था, बट मेरे साथ इस सिचुएशन में इसके अलावा कभी कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ वक्त के बाद मैं सैन फ्रांसिस्को से फिनिक्स में मूव कर गई। फिनिक्स मूव करने के बाद एक दिन मैं अपने होटल रूम में सो रही थी। तभी कुछ वक्त के बाद मुझे वही अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई, जो कि मुझे तब आती थी जब मैं होमलेस थे और ब्लैक आउट हो जाया करती थी। फिर मुझे अपनी बैक पर 2 हाथ महसूस हुए। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा है और वो हाथ मुझे उठाकर बाहर ले जा रहे हैं। बट एक्चुअली मैं खुद चलकर होटल से बाहर जा रही थी। बस मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं हवा में तैरती हुई होटल से बाहर जा रही हूँ। आई नो इट वॉज ऑल माई इल्यूजन, बट मैं खुद चलकर होटल से बाहर जा रही थी एंड आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ एट दैट टाइम। मैं चलकर एक कार की तरफ गई जो कि होटल के ठीक बाहर खड़ी थी एंड आई डोंट नो वो किस तरह की कार थी। मुझे बस इतना याद है कि वो ब्लैक कलर की सेडान कार थी। मैंने खुद से उस कार का डोर खोला और मैं उस कार के अंदर जाकर बैठ गई। मुझे उस वक्त बाहर से जो कोई भी देख रहा होगा उसे लग रहा होगा कि मैं अपनी मर्जी से कार के अंदर जाकर बैठे हूँ, बट इन रियलिटी वो हाथ मुझे उस कार की तरफ गाइड कर रहे थे। जब मैं उस कार में बैठ गई तब मैंने देखा कि उस कार में कोई नहीं था, बस एक ड्राइवर था जिसने मेरे बैठते ही कार स्टार्ट कर दी और उस कार को ड्राइव करने लगा। इस पॉइंट पर आकर मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि ये ड्राइवर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है और अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। आई वॉज रियली स्केयर्ड एंड क्लूलेस एट द सेम टाइम। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उस ड्राइवर ने एक सुनसान जगह पर कार रोकी एंड आई वॉज लाइक कि अब मेरे साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। मैं बस इतना सोच ही रही थी कि तभी उस ड्राइवर ने बोलना शुरू किया। उसने मुझसे कहा कि जिस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया था वो कोई और था जिसका इन सब इंसिडेंट से कुछ भी लेना देना नहीं था। असल में वो ड्राइवर ही है, द डीमन ऑफ द डार्क वेब, और टॉम उसी के लिए काम करता था जिसने मुझसे उस वक्त फ्रेंडशिप की थी जब मैं होमलेस थी। उस ड्राइवर की या फिर कहें तो डीमन ऑफ द डार्क वेब की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हार्श थी और सुनने में डेमोनिक फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात कोई शैतान मेरे सामने आकर बैठ गया हो। उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे खास मोटिव के लिए चुना था, बट मैंने इतनी ज़्यादा मैस फैला दी थी कि अब उसे मुझे छोड़ना पड़ रहा है। मैंने उसके सभी प्लान्स पर पानी फेर दिया है, इसलिए अब वो मुझसे चाहता है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। उसने काफ़ी गुस्से में कहा कि अगर मैंने किसी से भी इन सब बातों का जिक्र तक किया तो उसको पता लग जाएगा और फिर वो मेरे लिए वापस आएगा, और जब वो मेरे लिए वापस आएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा और वो मेरे साथ क्या करेगा ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। He said I would be free of any of the following again as long I did what I was told। फिर उसने अपनी कार को उस होटल के रूट पर टर्न किया और फिर वही हाथ मुझे फिर से उठाकर मेरे होटल रूम में ले गए। आई नो मैं खुद चलकर जा रही थी, बट मुझे फिर से फील हो रहा था कि जैसे वो हाथ मुझे उठाकर ले जा रहे हो। मैं अपने रूम में आकर एकदम से ब्लैकआउट हो गई और फिर मेरी आँख अगले दिन मॉर्निंग में खुली। जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठी तब मुझे अपने मुंह में बड़ा ही अजीब सा टेस्ट फील हुआ। आई डोंट नो ये किस चीज़ का टेस्ट था, बट ये बड़ा ही अजीब सा टेस्ट था। मैंने इमीडिएटली शॉवर लिया और मैं होटल से चेकआउट करके बाहर आ गई और मैंने एक कैब करी और एरिज़ोना छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस चले गई जहाँ मुझे थोड़ा सेफ फील हो सके। तब से पहली बार जब मैं इंटरनेट का यूज़ कर रही हूँ तब से मैंने ऐसे किसी भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाया है जिसमें इंटरनेट चलता हो। यहाँ तक कि मैंने किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की तरफ देखा तक नहीं है। मैंने अपने उन सभी इक्विपमेंट और डिवाइसेस को बाहर फेंक दिया है जिनसे इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। माई सेल फोन इज़ अ स्टैंडर्ड जेनेरिक फ़ोन। लास्ट नाइट मुझे इन्हीं सब वियर्ड इंसिडेंट्स का सपना आया, इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे ऐसी सिमिलर स्टोरीज़ के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए जिससे कि मैं ये जान सकूं कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं यकीन करूं कि मैं पागल हो चुकी हूँ। मैंने अपनी ये स्टोरी अभी अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने के बारे में सोचा है, जिससे कि जिस किसी के साथ भी ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है वो मुझसे कांटेक्ट कर सके, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आदमी या फिर डीमन आज भी बाहर है और अपने अगले शिकार की तलाश में है।
कहीं उसका अगला शिकार आप तो नहीं। In last, I will say please be safe. Watch what you are doing online and protect all your information. Never ever trust anyone online. Well, आज की ये डार्क वेब स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।